फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म एंड दीज आर इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी। और दोनों ही कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था विलियम के विमसेट ने और मुनरो बियर्डस्ली ने। सो नाउ लेट्स बिगिन बाय नोइंग व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी में। तो इस पीरियड के जो लिटरेरी क्रिटिक थे, जो वो किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते थे, तो सिर्फ वो टेक्स्ट पर फोकस करते थे, जिसको बोलते थे क्लोज रीडिंग, ना कि ऑथर के बैकग्राउंड पर, ऑथर के इंटेंशंस पर। तो किसी भी वर्क को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ वर्क का जो टेक्स्ट रहता था, जो अंदर कंटेंट रहता था, उस पर ही फोकस करते थे। सो न्यू क्रिटिसिज्म इज अ न्यू वे ऑफ टीचिंग लिटरेचर और सेइंग लिटरेचर बाय एनालाइजिंग अ वर्क बेस्ड ओनली ऑन दैट वर्क्स text. I have already uploaded some videos on new criticism. Do check the playlist titled as Literary Criticism and Theory. Now here are the 3 example of question which can be formed based on this topic. First is explain Wimsett's notion of affective fallacy. Then what do you understand by affective fallacy? Next, what do you understand by intentional fallacy? Question can also come in combination where you have to explain both the concept affective fallacy and intentional fallacy. तो आपको चाहे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए या फिर शॉर्ट नोट्स, अगर आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो विलियम के विमसेट वाज एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी थियोरिस्ट एंड क्रिटिक। विमसेट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के साथ इनको अक्सर एसोसिएट किया जाता है और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मुनरो बियर्डस्ली के साथ में डेवलप किया है। तो दोनों ही टर्म इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी, ये दोनों ही फैलेसी के बारे में बात कर रहे हैं। और फैलेसी का क्या मतलब होता है? फॉल्स बिलीफ, और यू कैन से रॉन्ग आइडिया। मतलब वो आइडिया जो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सच है, यही सही है, लेकिन वो एक्चुअली में गलत होता है, एक्चुअली में फॉल्स होता है। तो ऐसे आइडिया को क्या कहा जाता है? फैलेसी। आप इसको मिस्टेकन आइडिया भी कह सकते हैं, एरर इन जजमेंट भी कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए विमसेट और बियर्डस्ली ने ये डिस्कस किया है कि ऑथर का जो इंटेंशन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लिटरेरी वर्क को समझने के लिए। तो इंटेंशन मतलब क्या है? पर्पस। अगर ऑथर कोई चीज़ लिख रहा है तो उसके पीछे उसका क्या पर्पस था, उसका क्या इंटेंशन था, क्या वो जानना ज़रूरी है या नहीं। तो इस बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ऑथर का इंटेंशन जानना ज़रूरी होता है या नहीं। तो जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो सब लोग खाली क्लोज रीडिंग पर फोकस करते हैं, जहाँ पे ऑथर का इंटेंशन मैटर नहीं करता। ऑथर का बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके इंटेंशंस, ये सब मैटर नहीं करते, सिर्फ मैटर करता है तो टेक्स्ट। तो विमसेट ने यही कहा है कि अगर हम किसी भी लिटरेरी वर्क को ऑथर के इंटेंशन के थ्रू जज करेंगे तो वो एक फैलेसी हो जाएगा, मतलब हमें उसमें से रॉन्ग आइडिया मिल सकता है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अफेक्टिव फैलेसी। तो अफेक्टिव मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू मूड्स, रिलेटिंग टू फीलिंग्स और एटीट्यूड। सो हुज फीलिंग्स एंड एटीट्यूड हियर ही इज टॉकिंग अबाउट? रीडर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई रीडर कोई वर्क को रीड करता है, किसी भी लिटरेरी वर्क को रीड करता है, तो उसे अपने इमोशंस को, अपने टेस्ट को साइड में रखकर रीड करना चाहिए। वो अपने हिसाब से उसको ना रीड करे। अगर रीडर अपने तरीके से उसे रीड करेगा, अपने इमोशंस को ध्यान में रख के, अपने फीलिंग्स को, अपने टेस्ट को ध्यान में रख के किसी भी टेक्स्ट को रीड करेगा, उसे एनालाइज करेगा, तो उसमें क्या हो सकता है? अफेक्टिव फैलेसी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि चलो मैं लव पोएम को रीड कर रही हूँ, लेकिन मैं बाय हार्ट पैट्रियोटिक हूँ, तो मैं लव पोएम को उतने अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी। तो जब मैं जजमेंट दूंगी उस पोएम के बारे में, तो उसमें क्या मिल सकता है? अफेक्टिव फैलेसी। क्योंकि जो लव पोएम है वो मेरा टेस्ट नहीं है, मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इमोशन से वो अलग है। तो बेसिकली विमसेट एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं उनको ऑथर्स के इंटेंशन को ध्यान में नहीं रखना है, ऑथर के इंटेंशन के बेसिस पे किसी भी टेक्स्ट को नहीं एनालाइज करना है, और साथ ही साथ अपने खुद के फीलिंग्स को, अपने खुद के टेस्ट को भी साइड में रखकर टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहिए, ऐसा विमसेट कहते हैं। और जितने भी न्यू क्रिटिक्स थे उनके भी सेम अप्रोच थे। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब इसको टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। इंटेंशनल फैलेसी इज अ काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ डिराइविंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ author's intention. So intentional fallacy is what? It's a kind of mistake. It's a kind of error in judgment
and it happens when we try to derive meaning of text from author's intention. जब हम authors के intention को समझने की कोशिश करने लगते हैं, उनका मकसद, उनका पर्पस कि ये टेक्स्ट उन्होंने क्यों लिखा है, और उसके इंटेंशन को समझने के बाद टेक्स्ट का जब मीनिंग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटेंशनल फैलेसी. सो अकॉर्डिंग टू विमसेट एंड बियर्डस्ली, while reading the text one should avoid author's intention, feeling, emotion, attitude, biography and situation. One should only focus on text. It is the error of interpreting a literary work by reference to evidence according to the intention of the author. तो जब हम ऑथर के इंटेंशन को रिफ़र करेंगे किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, उसको जज करने के लिए, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, इंटेंशनल फैलेसी, error of judgment. It is fallacy because an author is not the part of the text. रोलैंड बार्थ का डेथ ऑफ द ऑथर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों कहा गया, दैट ऑथर इज नॉट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. इनफैक्ट टेक्स्ट इज public, text is not private, text is made for people. So if a critic interprets text in terms of author's biography, this interpretation is called subjective. Subjective means your personal opinion, your personal taste. तो विमसेट क्या कहते हैं कि एक क्रिटिक को सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए बल्कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव में अपना पर्सनल टेस्ट, अपने पर्सनल फीलिंग्स मैटर नहीं करता. For Wimsatt and Beardsley, criticism should be objective and textual. Critic should not go beyond the text. मतलब क्रिटिक को सिर्फ टेक्स्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, टेक्स्ट को जज करना चाहिए. कौन ऑथर है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए एक क्रिटिक को. Then what is affective fallacy? Affective fallacy is error of judging or evaluating a text on the basis of its emotional effects on a reader. इसका मतलब ये हुआ कि रीडर जब कोई टेक्स्ट को एनालाइज करता है या जज करता है, इवेल्युएट करता है, तो अगर वो अपने फीलिंग्स को, अपने टेस्ट को ध्यान में रख के उस चीज़ को जज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, तो उसमें इफेक्टिव फैलेसी आएगा. जैसे आप एग्जाम्पल में न्यूज़ रिपोर्टर को ले लो कि वो जब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो उनको अपना ओपिनियन नहीं देना होता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना होता है, ना कि सब्जेक्टिव. ये रूल है उनका. वो जब भी कोई रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं तो वो कोई भी पार्टी का साइड नहीं ले सकते, सिर्फ जो भी न्यूज़ सामने है बस उसे प्रेजेंट करना होता है. लेकिन अगर कोई रिपोर्टर किसी पर्टिकुलर पार्टी का साइड लेके उनके फेवर में कुछ बात करेगा तो वो न्यूज़ वाले क्या हो जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे, उसे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा और ना ही उनके न्यूज़ पर कोई भरोसा कर सकेगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. It means that a reader should not be driven by emotional impact to evaluate or understand a text. The act of reading should be critically informed instead of emotionally driven. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई फेवरेट ऑथर है या फिर पोएट है, हम उसके वर्क को अगर हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा उसको फेवर करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक्चुअली में अच्छा लिखा है. और कभी कभी अच्छे राइटर्स, पोएट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम उनको नहीं जानते हैं. So the act of reading should not be tainted by the feelings of the reader for the text. The act of reading should be pure and must maintain a certain level of clinical accuracy rather than sentimental indulgence on reader's side. तो रीडरशिप में एक क्रिटिकल डिस्टेंस होना चाहिए टेक्स्ट और इमोशनल इम्पैक्ट के बीच में, और रीडरशिप माइंड में होना चाहिए ना कि हार्ट में. The act of reading is a cerebral activity, means brain की एक्टिविटी है instead of an emotional activity. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. हो सकता है कल मैं कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप कब से ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.